आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना तल्ली प्रतिमा के उद्घाटन पर बीआरएस नेता के कविता ने कहा कि दुर्भाग्य से जिस मूर्ति का रेवंत रेड्डी ने अनावरण किया उस पर किसी के साथ चर्चा नहीं की गई। वास्तव में इसे तब तक गुप्त रखा गया था जब तक कि इसे उजागर नहीं किया गया। ऐसा क्यों बहुत डर है? आप जानते हैं, अगर यह 4 करोड़ लोगों के लिए भावनात्मक मुद्दा था तो वह इसका खुलासा कर सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। रेवंत रेड्डी को डर है क्योंकि उन्होंने हमेशा तेलंगाना के गठन का विरोध किया है। उनका नाम इतिहास में नहीं है। अब वह किसी तरह तेलंगाना के इतिहास में वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो होने वाला नहीं है। तेलंगाना में बीआरएस पार्टी को बड़ा झटका लगा है जब पार्टी के एक सीनियर नेता की भारतीय नागरिकता रद्द कर दी गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीआरएस के पूर्व विधायक चिन्नामानेनी रमेश को भारतीय नागरिक मानने से इंकार कर दिया है और उन्हें जर्मन नागरिक करार दिया है। यह फैसला तेलंगाना की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब किसी पूर्व विधायक की भारतीय नागरिकता रद्द कर दी गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस बी विजयन सेन रेड्डी ने अपने फैसले में कहा कि रमेश की गतिविधियों ने भारतीय नागरिकों के चुनावी अधिकार को नुकसान पहुंचाया है। जानकारी के मुताबिक अदालत ने रमेश पर जर्मन नागरिकता छिपाने और भारतीय न्यायपालिका को गुमराह करने के आरोप में 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला तब सामने आया जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले ही रमेश की भारतीय नागरिकता रद्द कर दी थी, जिससे हाईकोर्ट ने सही ठहराया। रमेश ने 1990 के दशक में जर्मनी में बसने के बाद जर्मन नागरिकता हासिल की थी। इस दौरान उन्होंने वहां काम किया, शादी की और अपना परिवार बसाया। रमेश के वकील वी रोहित ने अदालत में दलील दी कि रमेश ने 2008 में भारतीय नागरिकता हासिल करने के बाद भी अपनी जर्मन पासपोर्ट और नागरिकता को बनाए रखा। इस वजह से उनकी नागरिकता को लेकर विवाद खड़ा हुआ है और अदालत में उनका मामला पहुंचा। तेलंगाना अल्पसंख्यक वित्त निगम के अध्यक्ष ओबेदुल्ला कोतवाल ने मुस्सी नदी परियोजना से प्रभावित अल्पसंख्यक विस्थापित परिवारों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे पैकेज की घोषणा की। यह पहले एक विशेष आजीविका योजना का हिस्सा है जिसका उद्देश्य हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल जिलों के नदी क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यकों का पुनर्वास कराना है। नई पुनर्वास योजना के तहत जो परिवार पहले ही ट्रांसफर हो चुके हैं उन्हें कुल 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। इस राशि में निगम से सब्सिडी वाले ऋण के रूप में 1.40 लाख रुपए और महिला कोष के ऋण के रूप में 60,000 रुपए शामिल है। उन्होंने कहा कि आज तक इस वित्तीय सहायता के लिए 138 अल्पसंख्यक परिवारों की पहचान की गई है, जिन्हें तुरंत वितरित किया जाएगा। इस योजना के अलावा कोतवाल ने अल्पसंख्यकों के लिए 3 नई पहल शुरू की, जिनमें इंदिराम्मा अल्पसंख्यक महिला योजना और इंदिराम्मा महिला सशक्तिकरण योजना शामिल है, जिन्हें 31.64 करोड़ रुपए के बजट के साथ लॉन्च किया गया था। वहीं इन कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में राज्य भर में 5,000 गरीब व्यक्तियों को 50,000 रुपए की सहायता के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक परिवारों को लक्षित करने वाली इन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। तेलंगाना विधानसभा सत्र के दौरान हुई एक घटना को लेकर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने एक बार फिर राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए सवाल उठाए। उन्होंने तेलंगाना विधानसभा में हुई घटना पर राहुल गांधी से जवाब मांगा। सोमवार को विधानसभा सत्र के दौरान बीआरएस विधायकों ने सीएम रेवंत रेड्डी और अडानी के बीच कथित संबंधों के विरोध में विशेष रूप से डिजाइन की गई टी शर्ट पहनी थी। हालांकि जब उन्होंने ये टी शर्ट पहनकर विधानसभा में प्रवेश करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि आपको टी शर्ट पहनकर सदन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। बीआरएस विधायकों ने इस घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विरोध जताया कि उन्हें प्रवेश करने से रोकना अनुचित है। आखिरकार पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। इस घटना के मद्देनजर केटीआर ने अपने पोस्ट में राहुल गांधी को टैग करते हुए उनसे सवाल किया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद मौजूदा संसद सत्र में टी शर्ट पहनकर प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के संबंधों का विरोध करते देखे गए थे। केटीआर ने तब सवाल उठाया कि तेलंगाना विधानसभा में उनके टी शर्ट विरोध की अनुमति क्यों नहीं दी गई। उन्होंने कहा, प्रिय राहुल गांधी, यह किस तरह का दोहरा मापदंड है? यदि आपके लिए संसद में टी शर्ट पहनकर विरोध करना सही है तो हमें तेलंगाना विधानसभा में अडानी रेवंत मामले को उजागर करने की अनुमति क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में प्रोफेसर एम कोंडारमन और आमिर अली खान की नियुक्ति के संबंध में तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रतिबंध आदेश जारी करने के भारत राष्ट्रीय समिति के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है।
यह निर्णय न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बे वराले की पीठ ने बीआरएस नेता दासोजू श्रवण कुमार और कुरका सत्यनारायण द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान किया। सितंबर 2023 में पिछली बीआरएस सरकार द्वारा प्रस्तावित किए जाने के बाद राज्यपाल द्वारा उनके नामांकन को अस्वीकार करने के बाद उन्होंने राज्य सरकार और राज्यपाल को उन्हें राज्यपाल के कोटे के तहत विधान परिषद के सदस्यों के रूप में नामित करने का निर्देश देने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की। बीआरएस नामितों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि अधिकारी गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं, जबकि मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रोफेसर कुंडादाराम और आमिर अली को पहले ही एमएलसी के रूप में नियुक्त किया जा चुका है और चिंता व्यक्त की कि कांग्रेस जल्द ही उन्हें कैबिनेट में शामिल कर सकती है। वही बचाव में आमिर अली खान का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील के रामाकांत रेड्डी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 171(5) के तहत उनके नामांकन के लिए कैबिनेट की सिफारिशों में कोई समस्या नहीं थी। वही रेड्डी ने बताया कि विभिन्न धर्मार्थ संगठनों से जुड़े पत्रकार आमिर अली खान को उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण अस्वीकृति का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अंतिम सुनवाई 12 फरवरी 2025 के लिए निर्धारित की है और तब तक के लिए मामले को स्थगित कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन अवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री हो चुकी है। वो मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। आज असदुद्दीन अवैसी ने वहां मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद असदुद्दीन अवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में तस्वीर शेयर किया और लिखा कि ताहिर हुसैन एआईएमआईएम में शामिल हो गए हैं और आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार होंगे। उनके परिवार के सदस्य और समर्थक आज मुझसे मिले और पार्टी में शामिल हुए। बता दें कि ताहिर हुसैन फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी हैं। वह आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद का चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि दंगों में नाम आने के बाद पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। हाल ही में ताहिर हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली थी। अदालत ने दिल्ली दंगों के सिलसिले में ताहिर हुसैन के खिलाफ एक प्राथमिकी रद्द कर दी थी। यह एफआईआर 27 जनवरी 2020 को दर्ज की गई थी। यह एफआईआर इमारत की पहली मंजिल पर दंगा और उपद्रव के मामले में पीड़ितों की शिकायत पर कराई गई थी। दिल्ली विधानसभा के लिए फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं और आप तीसरी बार सत्ता पर कब्जा जमाए रखने की कोशिश कर रही है। साल 2020 में विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 70 में से 62 पर जीत दर्ज की थी। इसी बीच चर्चा है कि एमआईएम अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगभग 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में मुस्लिम वोटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस भी आगामी चुनाव के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही है। एक महिला जूनियर कलाकार ने जुबली हिल्स पुलिस से संपर्क कर आरोप लगाया कि एक सहयोगी निर्देशक ने उसके साथ बलात्कार किया और उसे गर्भवती किया, जिसने उसे फिल्मों में भूमिका देने का वादा किया था। कर्नाटक की 35 वर्षीय विवाहित महिला, जिसका 8 साल का बेटा भी है, उसने एक संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जो तेलुगु फिल्म उद्योग में एक सहयोगी निर्देशक के रूप में काम करता है। पुलिस के अनुसार उस व्यक्ति ने पीड़िता को फिल्म में अवसर दिलाने का वादा किया। वही महिला ने उस पर भरोसा कर उससे मिलने के लिए तैयार हो गई और अपने बेटे के साथ शहर आ गई। हालांकि उस व्यक्ति ने स्थिति का फायदा उठाया, उसे यूसुफगुड़ा में एक किराए के घर में रखा और शादी का वादा करके उसके साथ बलात्कार किया। महिला की शिकायत के आधार पर बलात्कार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है और संदिग्ध को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज कर्नाटक के पूर्व सीएम एस.एम. कृष्णा के निधन पर शोक व्यक्त किया। अपने अपने राज्यों आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में निवेश आकर्षित करने के लिए कृष्णा के साथ साझा की गई प्रतिस्पर्धी भावना को याद करते हुए नायडू ने कहा कि कृष्णा ने हमेशा लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दी है। नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा गारू के निधन के बारे में सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। हमारी दोस्ती हमारे संबंधित राज्यों में निवेश आकर्षित करने में साझा की गई प्रतिस्पर्धी भावना से कहीं आगे है। मुख्यमंत्री ने कृष्णा के परिवार और दोस्तों के प्रति अपने हार्दिक संवेदना व्यक्त की। कर्नाटक की सरकार जल्द ही 2B श्रेणी के तहत 4% मुस्लिम कोटा बहाल कर सकती है। वीरशैव लिंगायत समुदाय के एक उपवर्ग पंचमसाली लिंगायत के ओबीसी में शामिल करने की मांग के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह बयान दिया है।
पंचमसाली लिंगायत ने आरक्षण प्रणाली की श्रेणी 2A 15% में शामिल किए जाने की मांग उठाई है। पंचमसाली लिंगायत अभी 3B 5% में आते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने इस विवादास्पद मुद्दे पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए अदालत में हलफनामा दायर किया है। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा में पंचमसाली लिंगायत समुदाय की ज्यादा आरक्षण की मांग को समर्थन करने पर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 2A कोटे में पंचमसाली लिंगायतों को शामिल नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने 2B के तहत 4% मुस्लिम कोटा छीन लिया। इसके बाद उन्होंने इसे 3A और 3B के तहत 2% वीरशैव लिंगायतों को और 2% वकल में बांट दिया, जिस वजह से अन्याय हुआ है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि 341 रंगरूठों ने 8 बटालियनों में प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जिनमें 21 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। हम बल में उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। उन्हें समकालीन पुलिसिंग की चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी आधुनिक प्रशिक्षण से सुसज्जित किया गया है। अब आप इसका हिस्सा हैं। देश और दुनिया में सबसे बेहतरीन पुलिस बलों में से एक है। जैसे जैसे सबरीमाला तीर्थयात्रा का मौसम आगे बढ़ रहा है, केरल पुलिस बड़ी भीड़ को प्रतिबंधित करने और राज्य के भीतर और बाहर से आने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने में उत्कृष्टता हासिल कर रही है। हालांकि पुरानी प्रथाओं के कुछ अवशेष अभी भी मौजूद हैं और उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दिल्ली चुनाव के लिए एमआईएम द्वारा पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को मैदान में उतारने पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी जहां भी उम्मीदवार उतारते हैं वहां जीत के अंतर का डेटा देखें, किसी को पता चल जाएगा कि वहां किसके निर्देश पर वह काम कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी किसकी बी टीम है। नहीं, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, ना हमने फील किया ना हम इसका समर्थन करते हैं। मुझे ऐसा लगता है असदुद्दीन ओवैसी जी किसके इशारे पर चलकर अपनी राजनीति करते हैं, किससे प्रेरित रहते हैं, किसका काम बनाने जाते हैं, किसकी बी टीम है। जहां जहां वो संकट मोचक बन के उभरे हैं वो डेटा निकाल कर देख लीजिए, आपको विनिंग मार्जिन्स में डिफरेंस पता चल जाएगा। तो बीजेपी के संकट मोचन और संकट हटाने वाले हैं वो। इससे पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन का फ़ायदा किसे होता है? तो असदुद्दीन ओवैसी जी इस बात का ध्यान दें कि इससे किसका फ़ायदा पहुँचे। संसद दिन भर के लिए स्थगित होने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बीजेपी अडानी मुद्दे पर चर्चा करने से डर रही है। मैं संसद में नहीं हूं, लेकिन अभी तक पीएम मोदी को संसद में नहीं देखा गया। हमें यह मुद्दा क्यों नहीं उठाना चाहिए? डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि यह चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आया ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात। लोग में अडानी के मुद्दा उठा रहे हैं और हम क्यों नहीं उठाएं? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं। और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है यूएस में, किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको, क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हज़ारों करोड़ के घूस दिया है इन्होंने ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाएँ, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए और ये लोग पैसे बनाएं। तो हम क्यों ना उठाएं ये मुद्दा? साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।